हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे और राज्यपाल टॉपिक में हम अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम तक पढ़ चुके थे। इसके बाद में आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास आज से स्टार्ट करते हैं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या करता है, विश्रांति काल में। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या करता है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, अगर विधानमंडल मतलब अगर या तो विधानसभा या विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और उस अध्यादेश का उतना ही प्रभाव होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। तो यदि किसी समय उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में हो, ठीक है, या किसी राज्य में विधान परिषद है उस समय को छोड़कर जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हो, राज्यपाल यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीक हो। ठीक है, तो अगर या तो विधानसभा या विधान परिषद या दोनों में से कोई भी एक सदन सत्र में ना हो, तो अगर बहुत ही जरूरी हो कोई आदेश निकालना तो राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेश के बिना ऐसी कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि यदि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती हो, या वह राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रखना आवश्यक समझता हो और राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो राज्यपाल वैसे तो अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की स्वैच्छिक शक्ति होती है, लेकिन अगर राज्यपाल ने वो जो है वो राष्ट्रपति के लिए भेज दिया हो, तो अगर कोई ऐसा कोई नियम या कानून बनाना है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, और राष्ट्रपति के विचारात अगर कोई उसने कोई विधेयक आरक्षित रख दिया हो तो उस पर नहीं कर सकता है। ठीक है, और यदि अगर उसने कोई विचारात आरक्षित रख दिया और जब तक नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में राज्यपाल नहीं कर सकता है अध्यादेश जारी। ठीक है, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी हो। ठीक है, और जो अध्यादेश पारित करेगा राज्यपाल उसका उतना ही प्रभाव होगा जो किसी अधिनियम का होता है। ठीक है, विधानमंडल द्वारा पारित किए गए अधिनियम का उतना ही प्रभाव होगा इस अध्यादेश का भी। ठीक है, राज्य की विधानसभा के समक्ष या जहां राज्य में विधान परिषद है वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल में पुनः संवेद होने की 6 सप्ताह की अवधि में, ठीक है, 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले, ठीक है, उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा द्वारा उसके अनुमोदन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और विधान परिषद यदि कोई हो उससे सहमत हो जाती है। ठीक है, तो प्रस्ताव के पारित होने पर या विधान परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो अध्यादेश कब तक, इसका मतलब क्या है कि अध्यादेश कब तक प्रभाव में रहेगा, जब विधानमंडल का सत्र चलने के सिर्फ 6 सप्ताह की अवधि तक। ठीक है, उसके बाद उसको पारित करना पड़ेगा विधानमंडल के द्वारा, और अगर विधानमंडल पारित नहीं करता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा अध्यादेश का। ठीक है, तो 6 सप्ताह की अवधि तक रह सकता है विधानमंडल के चालू होने पर। ठीक है, अब अनुच्छेद 299 में क्या है, संविदाएं। तो संविदाएं संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी संविदाओं को राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा की कही जाएंगी। ठीक है, तो संघ में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य में राज्यपाल द्वारा कोई भी संविदा कही जाएगी। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 333 जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन हमें अब राज्यपाल में तो पढ़ना ही है। तो अनुच्छेद 333 में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व हेतु किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकता था अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो विधानसभा में, लेकिन इसे अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 341 तो अनुसूचित जातियां, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें यूथों और निर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकता है राज्यपाल
कर सकता है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल का परामर्श आवश्यक होगा उन जातियों या जातियों के किसी भाग को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद 341 में ये बात कही गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 341 में क्या है, अनुसूचित जातियाँ, और अनुच्छेद 342 में क्या है, अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, तो ये भी यही है कि अगर राष्ट्रपति को किसी जाति को या जनजाति को या समुदाय को या इनके भाग को अगर अनुसूचित जनजाति में लाना हो, ठीक है, जनजाति समझा जाए, तो वो भी राज्यपाल का परामर्श लेगा। ठीक है, राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल का राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल का परामर्श लेगा अनुसूचित जनजातियाँ जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 333 है आंग्ल भारतीय से, अनुच्छेद 341 है अनुसूचित जातियों से, और अनुच्छेद 342 है अनुसूचित जनजातियों से। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों से। अब अनुच्छेद 244 में क्या बात है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, तो प्रशासन कौन चलाएगा भाई, तो अनुच्छेद 244 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू कर सकता है। ठीक है, इन राज्यों के अतिरिक्त लागू कर सकता है कौन, राज्यपाल लागू कर सकता है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अतिरिक्त राज्यों पर राज्यपाल लागू कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 244(2) उपयुक्त राज्यों पर 6ठी अनुसूची के प्रावधान को लागू कर सकता है। ठीक है, अब देखो भारत का राष्ट्रपति भारत के अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को 20 एसटी सदस्यों वाले एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को 20 सदस्यों की एक 20 एसटी सदस्यों की एक जनजातीय सलाहकार परिषद गठन करना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इनको 20 जो है वो एसटी सदस्यों की एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना भी जरूरी होगा। ठीक है, जरूरी होगा। अब ये आप देख लेना, हम आते हैं अनुच्छेद 361। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 361 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके सारे प्रावधान देखने हैं। अनुच्छेद 361 में क्या है, अनुच्छेद 361 बोलता है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण। ठीक है, तो संविधान में राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, जो पहले राज प्रमुख भी था, तो उनको क्या है कि संरक्षण प्रदान किया गया है। किन किन चीज़ों से, तो अनुच्छेद 361(1) क्या बोलता है, राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान में कुछ अनुच्छेदों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 361(1) में क्या किया गया है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर अपनी शक्तियों का या अपने कर्तव्यों का कोई प्रयोग कर रहा है ना, कोई पालन कर रहा है उन शक्तियों के प्रयोग करने में, तो उसके द्वारा किया गया कोई किसी भी कार्य को न्यायालय में नहीं उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ठीक है, उसकी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 361(2) क्या बोलेगा, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं चालू की जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 361(1) में क्या था, 1 में क्या था, उसकी शक्ति, राज्यपाल को या राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 361(2) क्या बोलता है कि इनके ऊपर किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं चालू की जाएगी। और अनुच्छेद कौन, हाँ जी, तो अनुच्छेद 361(2) में क्या बात कही गई है, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई नहीं चालू की जाएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 361(3) में क्या है, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, कोई उनको मतलब गिरफ्तारी के वारंट नहीं जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 361(4) में क्या है, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई, ठीक है, सिविल कार्रवाई पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात तब तक चालू नहीं की जाएगी जब तक कि लिखित सूचना में राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 मास की समाप्ति न हो जाए। ठीक है, तो 2 महीने की समाप्ति से पहले उनके खिलाफ कोई सिविल कार्रवाई भी चालू नहीं की जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या अनुच्छेद 361 में क्या है, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को
कुछ विषयों से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो कौन कौन से विषय हैं? अनुच्छेद 361(1) में क्या है कि भाई वे अपने द्वारा किए गए कार्य या अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 361(2) में क्या है? उनके खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई किसी न्यायालय में चालू नहीं की जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 361(3) में क्या है भाई? उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। और अनुच्छेद 361(4) में क्या है? उनके खिलाफ कोई सिविल कार्रवाई चालू की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी उनका जो पद छोड़े जाने के 2 मास की समाप्ति के बाद ही कोई सिविल कार्रवाई चालू की जा सकती है। ठीक है। तो इन विषयों से राज्यपाल और राष्ट्रपति को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 356 में क्या है? अनुच्छेद 356 तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान। ठीक है। अगर अपने राज्यों में सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है और संवैधानिक तंत्र विफल है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी ये काम कर सकता है। ठीक है। ये काम कर सकता है। तो हमारे राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अभी तक 4 बार लगा है। ठीक है। और ये चारों जो राष्ट्रपति शासन है उसका हर एक फैक्ट आपको याद करना है। तो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 4 बार। तो प्रथम बार कब लगा था? प्रथम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 13 अक्टूबर 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है। 13 अक्टूबर 1967 से 26 अप्रैल 67 तक लगा था। और ये सबसे छोटा था, ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था, 45 दिन का। और ये चौथी विधानसभा में लगा था। तब हमारी चौथी विधानसभा चल रही थी, उस समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के समय। ठीक है। और राज्यपाल कौन थे? तो जब ये लगा था तब कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और जब ये समाप्त हुआ था उस समय सरदार हुकुम सिंह थे। ठीक है। सरदार हुकुम सिंह थे। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया था कि भाई चौथी विधानसभा में राजस्थान में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ठीक है। तो सरकार नहीं बन पा रही थी, इसलिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब? 13 अक्टूबर 1967 से 26 अप्रैल 1967 में लगाया था। और ये चौथी विधानसभा थी। मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे? जब लगा तब संपूर्णानंद और जब हटा तब हुकुम सिंह। और रीज़न क्या था? विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ठीक है। स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अब दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 77 तक लगा था। और 5वीं विधानसभा में। ठीक है। 5वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। ठीक है। वेदपाल त्यागी थे। और समाप्त रघुकुल तिलक के समय हुआ था। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि दूसरा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 77 तक लगा था। 5वीं विधानसभा में लगा था। राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। और समाप्त हुआ था रघुकुल तिलक के समय। ठीक है। मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। और राष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती थे। ठीक है। बीडी जत्ती थे। तो चौथी विधानसभा में और 5वीं विधानसभा में लग गया। अब तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? छठी विधानसभा में 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक 80 में। ठीक है। ये छठी विधानसभा थी। और राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक ही थे। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय लगे थे। और राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के समय लगा था। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 में छठी विधानसभा के समय। राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। और राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है। और राजस्थान में जो चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। और ये अब तक का सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन है 353 दिन तक लगा था। और ये 9वीं विधानसभा में लगा था। ठीक है। 9वीं विधानसभा में लगा था।
ठीक है। तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, 353 दिन तक ये लगा था। और नवी विधानसभा में राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर चेन्ना रेड्डी। और बलिराम भगत के समय ये समाप्त हो गया था, ठीक है। बलिराम भगत के समय ये समाप्त हुआ था। किस कारण से लगा था? अयोध्या में घटी घटनाओं के पश्चात, भाई बाबरी मस्जिद जो प्रकरण हुआ था उसके लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री दोबारा भैरों सिंह शेखावत थे। और राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक है। तो हमने ये चारों राष्ट्रपति शासन देख लिए हैं जो राजस्थान में लगे अभी तक। ठीक है। तो हमने जो राजस्थान में अभी तक 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं उनको देख लिया है। एक बार दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एक एक फैक्ट इनका। पहला राष्ट्रपति शासन कब? 13 अक्टूबर 1967 से 26 अप्रैल 1967 में लगा था। ये सबसे छोटा था, ठीक है। पहला था और सबसे छोटा था। और आखिरी जो चौथा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था। और राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर, जब लागू हुआ तब डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और जब ये समाप्त हुआ जब कौन थे? सरदार हुकुम सिंह थे, ठीक है। और विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने मतलब ऐसे विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो कुछ लोग गोलीबारी में मारे गए थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था? सरकार बनाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए चौथी विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। दूसरा कब? 30 अप्रैल 77 से 21 जून 77 तक 5वीं विधानसभा में राज्यपाल कौन थे? वेदप्याल त्यागी और रघुकुल तिलक के समय समाप्त हुआ था। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे? बी डी जत्ती थे, ठीक है। अब तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 छठी विधानसभा में लगा था। राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। और भैरव सिंह शेखावत के समय नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। और चौथा जो राष्ट्रपति शासन है वो बाबरी मस्जिद प्रकरण के समय अयोध्या में जो हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, तो इसलिए लगा था। 15 दिसंबर 1992 से ये शुरुआत हुई थी इसकी और ये 3 दिसंबर 1993 को खत्म हुआ था। और ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है, 353 दिन, ठीक है। लगभग 1 वर्ष ही हो गया, 353 दिन चला था। 9वीं विधानसभा में राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर चेन्ना रेड्डी लागू हुआ था और बलिराम भगत के समय खत्म हुआ था। और मुख्यमंत्री अपने कौन थे? भैरों सिंह शेखावत जी थे, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत जी थे, ठीक है। चलो आज इतना ही देखते हैं और बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।